तो चलिए दो के दम की शुरुआत करेंगे, जहां बड़ी खबरों से दो के दम की शुरुआत। देश भर में आज रात 12 बजे से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। बता दें 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने जगह ली है, जहां भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस ने जगह ली है। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी, जहां इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर अब दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां आपको बता दें कि फरार अपराधियों की संपत्ति भी अब जब्त होगी। तो आज से जो है 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। मॉब लिंचिंग के लिए भी प्रावधान है। आज से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, जहां एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की जो समय सीमा है वो तय की गई है। नए कानून से केस जल्दी निपटने की जो है बात कही जा रही है। साथ ही नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। तो नए कानून आज से लागू हो जाएंगे, लागू हो चुके हैं, जहां राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह अपराध बना है, जहां फरार अपराधियों की संपत्ति भी अब जब्त होगी। साथ ही आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। आज रात 12 बजे से ये आपराधिक कानून लागू हुए हैं, जहां 51 साल पुराने जो कानून हैं उन्हें हटाकर नए कानूनों को लागू किया गया है। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाएगी। बता दें ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है, जहां आपको बता दें कि सीसीटीएनएस में एक बेहतर अपग्रेड किया गया है, जहां आपको बता दें जिसमें लोग बिना पुलिस स्टेशन के ऑनलाइन ही एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हो सकेगी, चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आया हो या नहीं। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब आपको बता दें 60 या 90 दिन तक की पुलिस रिमांड दी जा सकती है। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कई कानून के जानकार चिंता जता रहे हैं। जहां आपको बता दें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। यह नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें आपको बता दें किस तरह की जो धाराएं लगी हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं नए कानूनों के क्या कुछ नए प्रावधान हैं। तो आपको बता दें कि हिट एंड रन में धारा 104 लगेगी, जहां मौत होने, ड्राइवर के फरार होने, रिपोर्ट ना लिखने पर 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 104 के तहत हिट एंड रन का केस जो है दर्ज होगा। वहीं एक्सीडेंट में मौत में धारा 104 लगेगी। लापरवाही से वाहन चलाने से मौत होने पर जेल जाने का प्रावधान है। 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। पहले 2 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान हुआ करता था। साथ ही आपको बता दें शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के लिए भी अब नया कानून है। धारा 69 के तहत ये कानून, जहां शादी का झूठा वादा करके महिला से यौन संबंध बनाना अब अपराध होगा। 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। चेन स्नैचिंग की जो वारदात हैं उनके लिए भी नया कानून धारा 302 लगेगी, जहां अपराध की नई कैटेगरी में परिभाषित किया गया है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले चोरी की कैटेगरी में इसे रखा जाता था। साथ ही मॉब लिंचिंग के लिए भी नया प्रावधान धारा 102, 5 या अधिक लोग अगर भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, आस्था आदि के आधार पर हत्या करते हैं, कम से कम आपको बता दें 7 साल और उम्र कैद और मौत की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। तो ये नए प्रावधान नए कानूनों में, जो एक्सीडेंट में मौत से धारा 104 का प्रावधान है। धारा 104 में इसके लिए प्रावधान, जहां लापरवाही से वाहन चलाने से मौत होने पर जेल जाने का प्रावधान है। साथ ही 7 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।
और इस बीच ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। जी हां, मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विधानसभा सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। पहले दिन नर्सिंग कॉलेज मामले को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। सरकार और विपक्ष नर्सिंग कॉलेज मामले को लेकर आमने सामने आए, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विपक्ष को दो टूक जवाब भी सामने देखने को मिला, जहां उन्होंने कहा हमारी सरकार डरने वाली नहीं है, सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा सरकार सभी विषयों के लिए चर्चा के लिए तैयार है। सदन की कुछ परंपराएं हैं, स्थगन की जगह आगे ध्यान आकर्षण लाएं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने सदन में आश्वासन दिया है, मंगलवार को प्रश्न काल के बाद नर्सिंग मामले पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां आपको बता दें मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई है। पहले दिन नर्सिंग कॉलेज मामले को लेकर यहां हंगामा देखने को मिला और जोरदार हंगामे के बाद सरकार और विपक्ष नर्सिंग कॉलेज मामले में आमने सामने आए, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी विपक्ष को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारी सरकार डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा सरकार सभी विषयों के लिए चर्चा के लिए तैयार है। सदन की कुछ परंपराएं हैं, स्थगन की जगह आगे ध्यान आकर्षण लाए, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। बता दें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में आश्वासन दिया कि मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद नर्सिंग मामले पर चर्चा होगी। तो पहला दिन विधानसभा के मॉनसून सत्र का और जोरदार ये पहला दिन रहा, हंगामेदार रहा, जहां आपको बता दें मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जोरदार हंगामा यहां नर्सिंग घोटाले को लेकर देखने को मिला और अब इस पूरे मामले में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने, जहां हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार सुबह 11 बजे तक कार्यवाही को स्थगित किया गया है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विपक्ष को दो टूक जवाब भी सामने आया। उन्होंने कहा हमारी सरकार डरने वाली नहीं है, सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। सदन की कुछ परंपराएं हैं, स्थगन की जगह ध्यान आकर्षण लाएं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने सदन में आश्वासन दिया है कि मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद नर्सिंग मामले पर भी चर्चा होगी। तो देखिए यहां आज विधानसभा सत्र मॉनसून सत्र का पहला दिन, और यहाँ हंगामेदार ये पहला दिन रहा, जहां नर्सिंग कॉलेज मामले को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने, जहां आपको बता दें कि जोरदार हंगामेदार इसकी शुरुआत इस सत्र की, और जहां आपको बता दें मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए जो है सत्र की कार्यवाही को, विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा कर लेते हैं। रंजन, विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन और ये हंगामेदार पहला दिन रहा, और जहां सरकार और विपक्ष नर्सिंग कॉलेज मामले को लेकर आमने सामने, कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ और अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, जो कि 19 जुलाई तक चलने वाली है। लेकिन पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि ये विधानसभा का जो सत्र है वो बिल्कुल हंगामेदार रहेगा। ठीक उसी प्रकार से देखने को मिला। विपक्ष जो है लगातार सरकार पे नर्सिंग घोटाले को लेकर के हमला कर रहा था। सदन में ही नहीं, सड़कों पर भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता वो नजर आए। हालांकि पुलिस ने उनको विधानसभा जाने से रोका, क्योंकि कई सारे कार्यकर्ता जो है वो विधानसभा तक जाना चाहते थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। वही अगर हम सदन की बात करें तो सदन में भी जो है विपक्ष के जितने विधायक थे सभी ने नर्सिंग घोटाले को लेकर के जो है सरकार से सवाल पूछना चालू कर दिया, और लगातार जोरदार हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद से जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। क्योंकि ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है जोरदार हंगामा होने वाला है। इसको लेकर के कल देर रात जो है कांग्रेस की विधायक दलों की बैठक भी हुई थी। उसमें तमाम सारी चीजें जो है विधायकों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि किस तरीके से जो है विधानसभा में कार्रवाई करनी है और कौन कौन से सवाल जो है सरकार से पूछने हैं। तो कांग्रेस ने जो है पहले से तैयारी करके
रखी थी कि सरकार को इस बार घेरना है। इसके लिए विधायक को ट्रेनिंग भी दी गई थी बाकायदा। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी जो है उन्होंने भी जो विधानसभा में आज की जिस तरीके से कार्रवाई हुई, तो कई सारे मामलों को लेकर, चाहे महिलाओं पर जो अत्याचार पिछले कुछ महीनों में हमने देखा हुए हैं, उन तमाम सारी चीजों को लेकर के जो है आज सरकार को घेरने का प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल रंजन, और जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, उसी तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी विपक्ष को साफ साफ दो टुक जो जवाब है वो भी सामने आया। उन्होंने कहा हमारी सरकार किसी से डरने वाली सरकार नहीं है, सभी विषयों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए मोहन सरकार में भी जो है सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई थी, क्योंकि मोहन सरकार को भी अंदेशा पहले से था कि विपक्ष जो है इस बार हमलावर रहेगा। तो मोहन सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। 7 जो है राज्य मंत्री बनाए गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास खुद जो है कई सारे विभागों है उनके पास, तो उन विभागों का जवाबदेही जो है 7 राज्य मंत्रियों को दिया गया है, जिसमें से अगर हम बात करें तो कृष्णा गौर भी उसमें शामिल है। तो ये सारे मंत्री जो है अलग अलग विभागों का जो है पूरा ब्यौरा इनके पास था, और जिस तरीके से विपक्ष सवाल पूछ रहा था उसका जवाब देने के लिए ये सारे राज्य मंत्री तैयार थे। लेकिन विपक्ष लगातार जो है नरसिंह घोटाले को लेकर के जो है सदन में हमला वर रहा, और इसी तरीके से हंगामे के चलते जो है विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल रंजन, और जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने भी आश्वासन दिया है प्रश्नकाल के बाद, मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद नरसिंह मामले को लेकर चर्चा का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने भी जो है पूरी कार्रवाई को ध्यान से सुना, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। इसके कारण जो है अब विधानसभा को स्थगित कर दिया गया कल सुबह के लिए। लेकिन कल एक बार फिर जो है जब सदन शुरू होगा तो विपक्ष भी तैयारी कर रहा है कि एक बार फिर से जो है सरकार को घेरने का प्रयास किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, किसी भी प्रकार। बिल्कुल रंजन, तो अब देखने वाली बात होगी कि कल जब कार्यवाही शुरू होगी तो क्या कुछ जो है सामने आता है, और क्या हंगामेदार जो है सत्र कल का रहने वाला है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर बयान दिया है। नए कानून पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अपराध को दी गई है, और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। और यहाँ नए कानूनों को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भी अपना बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, साइबर क्राइम से जुड़े हुए कई इसमें ऐसे प्रावधान है। खासतौर पे अगर हम जिक्र करें तो अब अगर साक्ष्यों को इकट्ठा करने की हम बात करें, कई बार अपराधी बच जाते हैं, तो उसमें उस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। खासतौर पे जो तकनीकी कई बार साक्ष्य होते थे वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं होते थे, वो सेकेंडरी साक्ष्य होते थे, उनको इसमें विशेष महत्व दिया गया है। और साथ ही साथ पूरी इस प्रोसेस को अगर हम ध्यान दें तो इसमें मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना, साक्ष्यों को इकट्ठा करना, उनको सही तरीके से पेश करना, इसके लिए कुछ निश्चित प्रावधान किए गए हैं, जिससे निश्चित तौर पर हमारी जो प्रक्रिया होगी वो ज़्यादा प्रभावी होगी और लक्ष्य तक खासतौर पे सजा दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अब आपको बता दें कि नया कानून लागू होते ही भोपाल, ग्वालियर और कबीरधाम जिले में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। भोपाल में पुलिस ने बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की है, जहां आपको बता दें हनुमानगंज थाने में धारा 173 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें प्रफुल्ल चौहान नाम के युवक ने गाली गलौज की यहाँ एफआईआर दर्ज कराई है। जहां ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में रात 12:05 पर हजवीरा थाने में बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही कबीरधाम जिले में पहली एफआईआर दर्ज हुई है, जहां नक्सल क्षेत्र रेंगाखार थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तो नया आपराधिक कानून लागू होने के साथ ही जो है पहली एफआईआर इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है। भोपाल, ग्वालियर और कबीरधाम जिले में पहली एफआईआर नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज की गई है।
चलिए ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ ग्वालियर से प्रहलाद जुड़ चुके हैं, साथ ही रायपुर से अविनाश जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करूंगी प्रहलाद का। प्रहलाद, जिस तरीके से आज पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो चुके हैं, नए कानूनों के तहत अब एफआईआर दर्ज होगी। ग्वालियर में भी पहली एफआईआर नए कानूनों के तहत दर्ज की जा चुकी है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए देश में आधी रात यानी 12 बजे के बाद नए कानून लागू हुए। जो आईपीसी थी वो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में बदल गई और इसी के तहत ग्वालियर के हजीरा थाने में सौरभ नरवरिया नाम के एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत बाइक चोरी की थी और नए कानून के तहत ये आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। तो इस तरह से ग्वालियर में पहली एफआईआर जो हुई वो रात 12:05 पर हुई, जो नए कानून के तहत थी। और आज की अगर बात करें तो अब नए कानून लागू हो चुके हैं। जो आपराधिक कानून है उसके तहत अब एफआईआर दर्ज हो रही हैं। तो इस तरह से ग्वालियर ने एक नंबर बनाया, एक तरीके से रिकॉर्ड कायम किया और इसका जिक्र खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया कि किस तरह से ग्वालियर और भोपाल में नए कानून लागू होने के बाद पहली एफआईआर दर्ज हुई। जी बिल्कुल प्रहलाद, बने रहिए आप हमारे साथ रायपुर से अविनाश भी जुड़े हुए, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अविनाश, 3 नए कानून आज से देश भर में लागू हो चुके हैं और अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो कबीरधाम जिले में भी पहली एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कुछ ये पूरा मामला जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, रात के समय में कबीरधाम जिले के नक्सल क्षेत्र में पहली एफआईआर दर्ज हुई है बीएनएस के तहत और इसमें मारपीट के मामले को लेकर जो है इस पहली एफआईआर जो है वो रात में 12:10 में दर्ज हुई है। चूंकि ये विशेष इसलिए है, हालांकि जो घटना थी वो छोटी सी घटना थी, लेकिन 12:10 पर एफआईआर जब दर्ज हुई यानी आईपीसी की जगह अब बीएनएस के तहत जो है ये एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही कबीरधाम जिले के एसपी अभिषेक पल्लव ने भी कहा है कि इस मामले में चूंकि पहले दंड देना प्रावधान प्राथमिक रहता था, लेकिन अब न्याय दिलाने के साथ साथ आसानी से जो मामले हैं वो सुलझे, जो अपराधी हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें सही समय पर न्याय मिले, इसलिए इन कानूनों में जो है काफी अच्छी व्यवस्था रखी गई है, जिसके तहत जो है अब जो पीड़ित हैं उन्हें जल्दी से न्याय मिलेगा। हालांकि पहली एफआईआर जो है रात 12:30 बजे उनके वेबसाइट पर अपलोड हो गई थी, लेकिन घटना जो है 12:10 की है, जब पीड़ित पक्ष जो है उन्होंने लिखित शिकायत में इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज कराई है। तो कहीं ना कहीं अब पूरे देश भर में, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश भर में 3 नए कानून जो हैं वो लागू हो चुके हैं और वो अब उन पर उन्हीं कानूनों के आधार पर, उनकी धाराओं के आधार पर जो है अब एफआईआर दर्ज होने भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल रुक करूंगी प्रहलाद का। प्रहलाद, जिस तरीके से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, विशेष और खास हर वर्ग के लिए रखा गया है, ध्यान रखा गया, लेकिन बच्चों और महिलाओं की अगर बात करें तो बच्चों से जुड़े अपराधों में, महिलाओं से जुड़े अपराधों को खास तौर पर ध्यान में रखा गया। क्या कुछ जो है महत्वपूर्ण महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए? बिल्कुल, देखिए ये जो नए 3 आपराधिक कानून लागू हुए हैं, इसमें खास तौर पर जो फोकस है वो महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों पर है। तो इसमें कोशिश यही की गई है कि महिलाओं को उचित न्याय मिले, जो अपराधी है उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जो एविडेंस होते थे, जो टेक्निकल एविडेंस थे, उनको भी आधार बनाया गया है। तो इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी गई है ताकि महिला और बच्चों से जुड़े हुए जो गंभीर अपराध होते थे, जिनमें अपराधियों के बचने के चांसेस होते थे, उन अपराधों को अब उन अपराधियों पर नकेल कस सकेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फोकस तो यही रहा कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम के जो कानून थे उन्हें परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट करके भारत के जो नागरिक है, जैसे कि अवधारणा है भारतीय न्याय संहिता, यानी भारत के व्यक्ति को न्याय मिल सके, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को। तो इस अवधारणा के साथ आज देश में ये 3 नए कानून लागू हुए हैं और उसका असर दिखने लगा है। जगह जगह पर एफआईआर हो रही हैं और अब इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस अब इन 3 कानूनों के आधार पर ही करेगी और कोशिश यही रहेगी जो अपराधी हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाकर उनके किए की सजा उन्हें दिलाई जा सके। जी बिल्कुल प्रहलाद, रुक करूंगी अविनाश का। अविनाश, जिस तरीके से 3 नए कानून तो लागू हो चुके हैं, लेकिन जानकारी जो है इसकी और लोगों तक पहुंचे, पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचे, उसके लिए हमने देखा सीएम साय ने भी एक पुस्तक का विमोचन किया है। क्या कुछ खास इस पुस्तक में?
देखिए, न्याय संहिता में 3 नए कानूनों में बदलाव किया गया है और इसे हर व्यक्ति तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचे, कैसे लोग एफआईआर करेंगे, किन धाराओं में अपराध दर्ज होंगे, किन धाराओं में उन्हें सजा मिलेगी, ये तमाम जानकारी आम लोगों को होना बेहद जरूरी है। और इसको लेकर जो है लगातार सरकार का ये प्रयास है कि ये जो कानून जो नए बनाए हैं इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में पूरे अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में जो है इस पूरे कानून को लेकर जो है चर्चा भी हुई है। इसके साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी इस कानून को लेकर दी जा रही है कि कानूनों में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कैसे अब एफआईआर होगी, कैसे धाराओं का उपयोग होगा, और उसी आधार पर जो है अब उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कई अलग अलग जगह पर कैंप और शिविर लगाकर जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धाराओं में जो बदलाव हुए हैं उसमें मुख्य रूप से जो पहले आईपीसी में हत्या का धारा जो 302 होता था वो मुझे अब 103 कर दिया गया है। दहेज हत्या के लिए जो धारा 304 बी होती थी उसे अब धारा 80 कर दिया गया है। चोरी के मामले में जो धारा लगता था 379 उसे 303 कर दिया गया। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण धारा हैं जिनके बदलाव तो किया गया है, लेकिन नाम में परिवर्तन के साथ उसके प्रभाव पर भी परिवर्तन किया गया है, जिससे जो पीड़ित पक्ष है उसे न्याय मिल सके, और केवल न्याय ही नहीं बल्कि त्वरित न्याय मिल सके, जल्दी न्याय मिल सके, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं इस 3 नए कानूनों में किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से पूरे देश भर में कई अपराध होते थे तो ये देखा जाता था कि जो गवाह देने वाला व्यक्ति है उसे डराने धमकाने की कोशिश की जाती थी या फिर उसका अपहरण कर लिया जाता था। कई तरह की घटनाएं होती थी या फिर कभी कभी तो यह भी हुआ है कि गवाहों की हत्या हो जाती थी। ऐसे इन सब स्थितियों से निपटने के लिए इन 3 नए कानूनों में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है कि अब जो गवाही है वो अगर सीधे कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी दूसरे स्थान पर हैं, तो वहां के नियर बाई कोर्ट में जाकर, वो मुख्यालय में जाकर वहां से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे तौर पर गवाही दे पाएंगे। समन भेजने की प्रक्रिया में जहां पर लेट लतीफी होती थी या फिर सही समय पर समन नहीं पहुंच पाता था तो उसको लेकर जो है केस जो है लगातार लंबित होता जाता था। ऐसे में अब व्हाट्सएप के भी माध्यम को भी इसमें जोड़ा गया है कि अगर किसी भी डिजिटल माध्यम से यदि समन पहुंचता है तो उसे माना जाएगा। इसके साथ ही ई हियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी बदलाव किया गया है। अब डिजिटल माध्यम से गवाही सीधे तौर पर जुड़ पाएंगे और इसके साथ ही जो उनके पीड़ित पक्ष हैं उन्हें भी 90 दिनों के अंदर जो है पूरी जानकारी, घटना की जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आज तक देखा जाता था कि जब भी कोई पीड़ित किसी थाने में अपराध पंजीबद्ध कराने जाता है तो पहले उससे एक आवेदन लिया जाता था। आवेदन के बाद ये पूरी तरीके से उनसे पुष्टि कराई जाती थी कि आप एफआईआर करेंगे या नहीं। एफआईआर होने के बाद उस मामले में क्या कुछ हो रहा है ये जानकारी लेने के लिए थानेदारों के पीछे उन्हें भटकना पड़ता था, थानों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन इन नए कानूनों में यह प्रावधान दिया गया है कि 90 दिन के भीतर अगर पीड़ित जवाब चाहे या ना चाहे, वो पूछे या नहीं, अब प्रशासन को उसकी जानकारी देनी होगी कि आप उस केस में क्या क्या हुए हैं, क्या क्या अपडेट हुए हैं, घटना कहां तक पहुंची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपराधिक कानूनों में जिस तरह से बदलाव किए गए, जिस तरह सरकार का कहना है, उनका उद्देश्य है कि अब दंड देने के बजाय न्याय देने को प्राथमिकता जो है इन कानूनों में नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आज हम नए कानूनों की बात करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं इस विषय में जोड़ूं, अगर जज की बात करें तो पूरे देश भर में जजों की संख्या काफी कम है। हालांकि डिजिटलाइजेशन होने से इसमें काफी फायदा जो है वो मिलेगा, लेकिन आज भी 10 लाख के पीछे केवल 19 जज ही हैं। तो ऐसे में इन कानूनों का पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, कैसे जो त्वरित न्याय की बात कर रहे हैं उसमें किस तरह से तेजी आएगी, ये भी सवाल बने रहेंगे। लेकिन नए कानूनों में काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो सेंसिटिव मामले हैं उसमें त्वरित फैसला, और दूसरी ओर अपराधियों के मन में भय पैदा करने वाला ये नया कानून जरूर है। क्योंकि अब तक अपराधी अपने धन बल के चलते जो है कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सजा से बच जाते थे, लेकिन अब इन कानूनों में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 420 की धारा में जो बड़ा बदलाव किया गया है कि अब यदि धोखाधड़ी कोई करता है और उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होता है तो सबसे पहले उसकी जो संपत्ति है उसे सील कर दी जाएगी, जिससे वो अपने धनबल के चलते कहीं दूसरे व्यवस्था या फिर भ्रष्टाचार करके कहीं पर पैसे की लेन देन करके जो है वो अब उस केस से बच नहीं पाएगा या फिर फरार नहीं हो पाएगा। या बिल्कुल अविनाश, तो ये तमाम बड़े प्रावधान और नए प्रावधान नए कानूनों में लाए गए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि कितना जो है इसका असर लोगों पर पड़ता है, लोगों की मदद किस तरीके से होती है, कितने जल्दी जो है लोगों को न्याय मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।